एवरीबॉडी। ईश्वर की कृपा से आप सब लोग अच्छे होंगे। होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली का त्यौहार लगभग में अब गुजर गया है और आगे की प्रक्रियाएं चल रही हैं मेल मिलाप वाली। लेकिन यार बड़ा अफसोस की बात है, जैसे हमने कुछ सिखाया आपको, कुछ बताया, और होली के हुड़दंग में अगर कहीं से हमने जानबूझ के मिस्टेक कर दी तो आप पता नहीं कैसे वीडियो देखते हैं। अभी तक मुझे कोई फॉल्ट नहीं आया कमेंट में, और 35-36 कमेंट आ गए। अरे भैया, जो हम यहाँ पे कोशिश करते हैं आपको बताने की, तो कृपा करके अभिभावक बंद हैं वो भी देखें। और बच्चे, हम आपसे उम्मीद थोड़ा ही करते हैं कि आप जो हमने ऑफलाइन आपको पढ़ाया है और उसके 2 घंटे बाद अब वो हमें कमेंट करके ना बताएं कि सर अभी आपने ये बताया था, इसमें वो गलतियाँ हैं। और हो सकता है अब हमारे मन की स्थिति को समझिए कि हमने जानबूझ के किया, कैसे भी किया, लेकिन गलती हुई है। तो नेक्स्ट टाइम पे अगर ज़रा सा भी हम फॉल्ट करें तो हमें तुरंत कमेंट करके बताइए, ताकि हमें लगे कि आप मेरा वीडियो देखते भी हैं कि नहीं देखते हैं। ऐसे ही मौज में चालू कर दिया। जो ऑफलाइन क्लास के बच्चे हैं, हो सकता है किसी को ना मालूम हो, लेकिन आपको तो पढ़ाया था 10 मिनट पढ़े, तो याद रखिए नेक्स्ट टाइम पे। तो आज हम आपको समझाने जा रहे हैं ये जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन जैव विकास का जो पार्ट है, वो पार्ट सेकंड, डार्विनवाद। डार्विनवाद मतलब डार्विन के बारे में समझ लें, उसके बाद में ब्लैक बोर्ड पे लिखें कि इनका जन्म कब हुआ था, इनके पिताजी क्या करते थे, और कैसे कैसे इनका शुरुआत हुआ। डार्विन का जन्म 12 फरवरी 1809, मतलब जब लैमार्क की किताब प्रकाशित हुई थी उसी समय इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी डॉक्टर थे। इनके पिताजी डॉक्टर थे और 3 सालों तक डार्विन ने चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन किया, और इसके साथ में ही इन्होंने क्या चीजें पढ़ी चिकित्सा शास्त्र में? जूलॉजी, बॉटनी और भूगर्भ शास्त्र। इन 3 चीजें उसके साथ में पढ़ी। इन्होंने स्नातक जो किया, स्नातक वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से किया स्नातक करने के बाद फिर इन्हें बीगल जहाज, जो एयास बीगल, इस पर ये जहाज इन्हें मिला, समुद्री जहाज है। इसमें बैठकर एज ए नेशनल साइंटिस्ट ये इनसे कहा गया कि दुनिया का आप भ्रमण करिए। इन्हें मौका दिया गया कि दुनिया का आप भ्रमण करिए, उसमें भी आपको जैसा भी लगे, जो भी जानकारियां हों। इन्होंने अपनी इच्छा बताई थी, उसी इच्छा के अनुसार इनको जहाज दे दिया गया, और इन्होंने जो अपनी यात्रा शुरू की तो बीगल जहाज पर, वो यात्रा पूरी 5 वर्षों में पूरी हो गई। केवल उसे 5 वर्ष लगे, और सन 1859 में इन्होंने अपनी एक पुस्तक प्रकाशित की। उसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों की उत्पत्ति, ये इनकी किताब है, और ये सन है 1859 में। इनके बारे में ये हल्का सा है। इनका जन्म 12 फरवरी 1809, गलत सन लिख दिया, 1809, 12 फरवरी 1809 को इनका जन्म हुआ था। ऐसे ही फाल्ट हो जाती है, सॉरी, चेक कर लिया, अच्छी बात है। और जो इनके पिताजी थे वो डॉक्टर थे। इन्होंने चिकित्सा शास्त्र का शुरुआत में 3 वर्ष तक अध्ययन किया था। कितने वर्षों तक? 3 वर्षों तक। उसी के साथ में इन्होंने 3 विषय और भी पढ़े, जूलॉजी, बॉटनी और भूगर्भ शास्त्र में। फिर
जैसे ही इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से स्नातक किया, स्नातक करने के बाद उन्हें जो HMS बीगल जहाज है उस पर उन्होंने समुद्री यात्रा की। दार्शनिक के तौर पर घूमने के लिए एज ए नेचुरल साइंटिस्ट 5 वर्षों में इन्होंने अपना पूरा काम कर लिया। तब उन्होंने 1859 में अपनी किताब प्रकाशित की। वो किताब का नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक वर्ण द्वारा नई जातियों की उत्पत्ति। तो इन्होंने फिर जो सारांश है वो सारांश अपनी 6 बातों में, अपनी किताब का जो सारांश है वो 6 बातें बताई। इसमें उन्होंने बताया था जीवों में संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता। उन्होंने बताया दुनिया में जितने जीव हैं उनमें संतान उत्पत्ति की बहुत क्षमता होती है। उदाहरण के लिए उन्होंने बताया था कि पैरामीशियम जो एक बार में अपने जीवन काल में 600 बार विघटित होता है। जीवन काल इसका बहुत कम होता है लेकिन 600 बार बंटवारा हो जाता है, इससे इनकी संख्या बहुत हो जाती है। अब ये पैरामीशियम है, एक कोष की जंतु है, इनकी संख्या कैसे बढ़ती है? अब जैसे एक कोष की जंतु है प्लाज्मोडियम बाइवेक्स, मलेरिया का रोगाणु है, ये भी मलेरिया को फैलाता है। इनकी संख्या 1 से 1000, 1 से 10,000 माइक्रो एंड मैक्रो डिवीजन ऐसे होता है। सीपी अपने जीवन काल में 2 लाख अंडे देती है। तो अब अगर ये सभी जीव मरे नहीं तो फिर दुनिया में अमीबा ही अमीबा, पैरामीशियम, ये फिर सीपी, पूरा समुद्र भर जाएगा। यहाँ तक कि हाथियों का जोड़ा भी अगर 700 वर्षों तक छोड़ दिया जाए तो 2 मादा और नर पशु, तब भी 750 वर्षों में इनकी संख्या लाखों में पहुंच जाएगी। तो उन्होंने बताया जीवों में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता होती है। दूसरा फिर उन्होंने बताया कि अब जब जनसंख्या बढ़ गई तो फिर रहने के लिए आवास, खाने के लिए भोजन, दूसरी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए आपस में संघर्ष होता है। आवश्यकता से अधिक कोई चीज है नहीं, कम है, आवश्यकता पूरी नहीं हो रही है, तो यहाँ पर फिर इनका यहाँ पे जो है जीवन संघर्ष वो 3 प्रकार का होता है। एक अंतःजाति, दूसरा अंतर्जाति और फिर वातावरणीय। अंतःजाति ये उन्होंने बताया कि एक ही जाति, 2 जाति। अंतःजाति संघर्ष ये होता है एक ही जात के मनुष्यों के बीच में, एक ही जात के पशुओं के बीच में, एक ही जात के पौधों के बीच में संघर्ष होता है। जैसे मनुष्य के बीच में आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उनमें संघर्ष होता है। एक ही जात के बीच में कुत्ता रोटी लाया और दूसरे ने छीन ली, बिल्ली ने दूसरे को भगा दिया, मनुष्य ने दूसरे को कमजोर को सताया, तो ये एक ही जात के बीच में संघर्ष हो गया। अंतरजाति 2 जातियों के बीच में आया कि उधर से छोटा सा बच्चा कुत्ते का लेकर आया और बड़े ने उसे, दूसरा कोई जानवर आ गया उसने उसे झपट लिया, तो वहां पे काम खत्म हो गया। या फिर जैसे कोई कीड़ा मकोड़ा है उसे चिड़ियों ने खा लिया, या फिर मोर ने सर्प को खा लिया, ये दूसरी जातियों के बीच में है। मनुष्य ने किसी जानवर को खा लिया, तो ये 2 जातियों के बीच में संघर्ष होता है। काय के लिए है? भोज्य पदार्थों की पूर्ति के लिए। तीसरा वातावरणीय संघर्ष होता है, ये गर्मी, सर्दी, गर्मी किससे होता है? ये वायु, जल, वर्षा, तूफान, ये वातावरणीय संघर्ष है। बहुत तेज अचानक हवा चली, तूफान आया, तब भी सृष्टि में नुकसान हो गया, ये संघर्ष से करना पड़ा आजीवन के लिए। कभी बहुत तेज तूफान आया, बिजली, ओले गिरे, तो ये वातावरणीय संघर्ष होता है। ये भी जीवन के लिए करना पड़ता है। इसमें भी वही जीव सफल होते हैं जो आगे अपने को अनुकूल बना लेते हैं। अब इनके बीच में अचानक ये सब जीवन संघर्ष हुआ, उसमें फिर विभिन्नता एवं आनुवंश की उनके बीच में अचानक बहुत सी विभिन्नताएं आती गई। ये विभिन्नताएं आगे जीवित रहने के लिए हैं।
ये विभिन्नताएं हानिकारक भी होती हैं, ये विभिन्नताएं लाभदायक भी होती हैं। विभिन्नताएं हानिकारक जीव हैं, मनुष्य हैं, इनकी जब संतान उत्पन्न होती है तो कभी कभी देखा है कि सिर्फ बच्चे के 4-4 पैर हो जाते हैं। फिर जीवन के लिए कहाँ सही प्रक्रिया हो पाती है? कभी 2 सिर हो गए, कभी 4 हाथ हो गए, ये विभिन्नताएं हैं, तो ये हानिकारक होती हैं। जैसे आयरस जंतु होता है, उसमें अचानक विभिन्नताओं में इतने बड़े सींग हो जाते हैं कि मृत्यु का कारण बने। स्माइलोडोन ये बाघ होता है, इसमें इतने बड़े आगे वाले दांत हो गए, ये मृत्यु का कारण बने। तो ये विभिन्नताएं अचानक आई और एक पीढ़ी से दूसरी में पहुंच गई। तो इनका विभिन्नताएं एवं आनुवंशिकी, उन्होंने बताया अचानक जीवन संघर्ष में विभिन्नताएं नई नई आ जाती हैं और दूसरी पीढ़ी में चली जाती हैं। ये विभिन्नताएं एवं आनुवंशिकी 3rd स्टेप हो गई। 4th पर उन्होंने 3 बातें हो गई। उन्होंने कहा कि पहले जन्म लिया, पौधे ने संख्या बढ़ी, जीव ने जन्म लिया, उनकी संख्या बढ़ी। फिर उन्हें जीवन संघर्ष हुआ भोज्य पदार्थ और आवास के लिए। फिर उसके बाद में इसी जीवन संघर्ष में बहुत से जीव खत्म हो गए, थोड़ा बहुत बचे। उनमें फिर जब बचे तो जीवन के लिए उनमें क्या हुआ? संघर्ष हुआ। संघर्ष के बाद में विभिन्नताएं हुई, विभिन्नताएं अगली पीढ़ी में पहुंचती गई। और जब विभिन्नताएं अगली पीढ़ी में पहुंची, फिर उन्होंने आप भी बात खत्म नहीं हुई, तब बताया कि योग्यतम की उत्तरजीविता, वही जीव जीवित रहता है जो अपने को अनुकूल बना लेता है। जो योग्य है वही जीवित रहेगा, बाकी सब नष्ट हो जाते हैं। फिर जब योग्य ही जीवित रहा और बाकी जीव नष्ट हो गए, तब प्राकृतिक चयन 5th पॉइंट है। तब प्रकृति ने कहा कि अच्छा अब ठीक है, आइए सृष्टि में आपका योगदान करने के लिए आपकी जगह सुरक्षित है। जब प्राकृतिक चयन ने उस जीव का, उस पीढ़ी का कर लिया, तब नई जाति की उत्पत्ति हुई। तो डार्विन ने इन्हीं 5 पॉइंटों पर व्याख्या की। अब डार्विन बात है, इस पर कितने वैज्ञानिकों की खोज का असर है। पहले योग्यतम की उत्तरजीविता, ये स्पेंसर वैज्ञानिक थे, इन्होंने अपने अध्ययन में पहले ही खोजा था कि योग्यतम की उत्तरजीविता जीवन संघर्ष के बाद, विभिन्नता एवं आनुवंशिकी के बाद वही जीव जीवित रहेगा जो योग होगा। तो डार्विन बाद में उनकी बात को अपने इस किताब में सम्मिलित किया। उसके बाद में जब ये बीगल जहाज पर यात्रा कर रहे थे तो उन्हें 2 वैज्ञानिक, उनकी खोजों का बहुत बड़ा असर है। एक है वैज्ञानिक चार्ल्स लाइन, ये भूगर्भ विज्ञानी थे, भूगर्भ विज्ञानी। इनकी किताब को इन्होंने बहुत अध्ययन किया। उसी समय माल्थस, ये दार्शनिक थे, इनकी किताब, इन्होंने जो लेख लिखा था जनसंख्या के ऊपर, इनका इन्होंने और बहुत अध्ययन किया था और उसी के आधार पर उन्होंने जीवन संघर्ष की व्याख्या की है अपने सिद्धांत में। माल्थस ने जनसंख्या के ऊपर पहले ही लेख लिखा था और कहा था कि जब भी जनसंख्या में वृद्धि होगी तो आपस में जीवन संघर्ष होगा। तब इन्होंने जीवन संघर्ष के बारे में इसमें सच्चाइयों को देखा, वही पॉइंट उन्हें सच मिले तो उन्होंने अपने किताब में उनको लिखा। एक और घटना है कि बायलस वैज्ञानिक थे, चार्ल्स रफेल एंड बायलस। ये वैज्ञानिक थे, उस समय इन्होंने भी वही खोजें की थी जो डार्विन ने की थी, लेकिन इनको
इनको रसेल है, रसेल, इनको भी कोई वरीयता नहीं मिली, लेकिन डार्विन को वरीयता मिली। खोजें इनकी भी उसी समय वही थी। अब नेक्स्ट पॉइंट हमने पहले से लिख दिया, उत्परिवर्तन। ये लैमार्कवाद और डार्विनवाद के बाद की बात है। इन्होंने इन लैमार्क और डार्विन ने विभिन्नताओं को धीरे धीरे बताया था, क्रमिक परिवर्तन बताया था, लेकिन इसके विपरीत डार्विन ने बताया कि ये जो क्रमिक परिवर्तन है, नई जातियों की उत्पत्ति है, ये धीरे धीरे नहीं होती है बल्कि अकस्मात होती है। ह्यूगो डी ने ये 1835 नहीं 1901 में अपनी खोज की थी इन्होंने, और इन्होंने बताया था कि ये उत्परिवर्तन अचानक जो विभिन्नताएं आती हैं, और वो विभिन्नताएं नई पीढ़ी का विकास करती हैं। उन्होंने कहा उत्परिवर्तन क्रमिक परिवर्तन नहीं है, अचानक होने वाली विभिन्नताएं, और एक बार में ही हो जाती है विभिन्नताएं ढेर सारी, और फिर नई जाति की उत्पत्ति हो जाती है। और इन्होंने प्रयोग किया था लैमार्कियाना पौधा, उस पर इन्होंने ह्यूगो डी ने अपना एक प्रयोग किया था, और उन्होंने बताया था कि जीन में एकदम परिवर्तन होता है, गुणसूत्र में ही परिवर्तन होता है, और नई पीढ़ी का विकास हो जाता है। नेक्स्ट में हम देखेंगे, और यहाँ पे एक चीज और समझ लीजिए, दो शब्द हैं जैसे गुणसूत्र, यहाँ पे गुणसूत्र मनुष्य में होते हैं 46, 23 जोड़ा, और पुरुष इन्हें हेटेरोसोम्स कहते हैं, स्त्री इन्हें ऑटोसोम्स। क्यों हेटेरोसोम्स इसलिए कहते हैं? 40 में 22 जोड़ी समान और 23वां जोड़ी XY ये असमान होते हैं, इसलिए मनुष्य के पुरुष के गुणसूत्रों को हेटेरोसोम्स कहा गया, और स्त्री के 23 जोड़ा, ये गुणसूत्र सदैव जोड़े में होते हैं, 23 जोड़ा गुणसूत्र समान होते हैं, इसलिए इसको ऑटोसोम कहते हैं। और आशा करते हैं कि नेक्स्ट टाइम पर जब भी हम आपको समझाने की कोशिश करें, और मेरा जहां जहां भी वीडियो पहुंचे ये, तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप इससे लाभ उठाएं और अधिक से अधिक संख्या में